रात के समय में जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक चांद नजर आता है और लाखों करोड़ों टिमटिमाते हुए सितारे। हम लोग उन तारों को देखकर यही सोचते हैं कि यह कितना छोटा है, लेकिन जब हम लोग यूनिवर्स के ट्रू स्केल वीडियो देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा प्लेनेट अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में ही इतना छोटा नजर आता है जैसे रेगिस्तान में पड़ा हुआ एक धूल का कण। फिर भी हमारा अर्थ इतना रेयर है जिसपे जीवन संभव हो सका। ऐसे ही कई सारे ऐसे प्लेनेट हैं जो कि सन के हैबिटेशनल जोन में आते हैं या फिर जिन पे लाइफ संभव हो सकता है। तुम्हें ये नहीं लगता कि एक छोटे से यूनिवर्स के, एक छोटे से गैलेक्सी के, एक छोटे से प्लेनेट पर रहने वाले हम इंसान सिर्फ हम ही तो नहीं हो सकते। पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जरूर होना चाहिए। एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गैलेक्सी यूनिवर्स और उनके प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ। तो समझ गए कि मैं एलियंस के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। आखिर एलियंस क्या है, कहाँ है और कैसे दिखते हैं? एलियन का सिंपल डेफिनेशन यही है कि हमारे अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट या किसी और गैलेक्सी पर रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म को एलियंस कहता है। जैसे कि मान लो हमारे अर्थ के बगल में कोई और प्लैनेट है हमारे अर्थ की तरह और उस पर भी इंसान रह रहे हैं, हम उन्हें एलियंस कहेंगे। उन इंसानों के लिए हम भी एलियंस ही हुए। Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Video. I'm here to tell you what happened to me on May 1st, 2023. I'm gonna try to explain the best of my abilities. This is not a conspiracy theory. I'm not making this story out for clout or fame. I just want to tell you what happened to me and my family. 1947 से आज तक लोग यह दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएचर्स देखे हैं जो हमारे प्यारे प्लैनेट अर्थ के नहीं लगते। कुछ लोग बोलते हैं कि वो 8 फीट लंबे थे, कुछ बोलते हैं कि वो सिर्फ 3 फीट के थे, लेकिन सब में यह बात कॉमन थी कि उनके बड़े बड़े गोल गोल आंखें थी। वो इंसान की तरह खड़े हो सकते थे। वो एक मून से स्पेस क्राफ्ट में आते थे जिसे लोग UFO का नाम दिया करते हैं। कुछ लोग 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं कि उन्हें तो एलियंस ने उठा लिया था, यानी कि किडनैप कर लिया था। इस हफ्तों तक उन पर रिसर्च किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। कई सारे एंशिएंट सबूत भी हमें मिले हैं जिन्हें देखकर साफ साफ ऐसा लगता है कि यह हमारे दुनिया के लोगों का काम तो नहीं हो सकता। कई दफा तो गवर्नमेंट ने खुद वीडियो फुटेज जारी किया है। लेकिन यह सब चीजें जानने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर एलियंस वर्ड सबसे पहले बोला किसने, सबसे पहले इसका जिक्र किसने किया और यह वर्ड इतना पॉपुलर कैसे और कब हुआ? तो बेसिकली सैकड़ों साल पहले एलियंस वर्ड का जिक्र सबसे पहले यूरोप में हुआ था, क्योंकि लैटिन में एलियंस को एलियनस बोला जाता है। इसका मतलब होता है अजनबी या फॉरेनर्स। कोई बाहर का इंसान आता तो लोग उसे एलियंस कहते हैं। यहाँ से एलियंस वर्ड आया। हम कुछ साल आगे चलते हैं, लाइक 16th सेंचुरी के यूरोप में। ये वक्त ऐसा था जब कई सारे फिलोसोफर्स प्लैनेट, सन्स एवं गैलेक्सी के बारे में अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। उनमें ही से एक थे जियोर्डानो ब्रूनो, जिन्होंने कहा था कि हमारे अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं जहाँ जीवन संभव हो सकता है। तो बात रोम के लोगों को इतना खतरनाक और डरावना लगा कि उन्होंने जियोर्डानो ब्रूनो को जला दिया। यार उस टाइम के लोग इतना ज्यादा डरते थे कि जब आसमान में कुछ दिखता लाइक कॉमेट्स या फिर रोशनी, लोग समझते कि खुदा का गुस्सा है। तो तुम ही सोचो कि कोई आदमी आए और बोले कि हमारे यूनिवर्स में 1 से ज्यादा प्लेनेट है और जिनमें जीवन हो सकता है, साथ में ये भी बताए कि हमारा प्लेनेट सन के चारों ओर घूमता है। तुम ही सोचो लोग ये बात कैसे मान लेते कि ये सच है। और भाई ये भी हमने कई फिल्म में देखा है कि इस समय में काफी लोगों को जला दिया जाता था यह बोलकर कि ये पागल है, कोई जादूगर है या शैतान हो गया। मुझे तो यही लगता है कि उन लोगों ने जियोर्डानो ब्रूनो को भी पागल या बुरा जादूगर जिंदा जला दिया। लेकिन इस बात से तो क्लियर है कि दुनिया में सबसे पहले एलियंस होने का दावा जियोर्डानो ब्रूनो ने किया था, लेकिन एलियंस वर्ड का एक्चुअल पहला यूज इसके 300 साल बाद हुआ था। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और मेरी उतनी ऑडियंस फिलहाल में है नहीं जो 15-20 मिनट की वीडियो देखे, सो मैंने इसे 3 पार्ट में बना रहा हूँ ताकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो और वीडियो बोरिंग ना लगे। लेकिन मैं तुम्हें वो हर चीजें बताऊंगा जो एलियंस है और उनसे रिलेटेड है। नाउ अब आते हैं हम लोग 1930s में, जब हॉलीवुड काफी बूम कर रहा था। सिनेमाज हॉल में लोग दीवाने हो रहे थे फिल्म और म्यूजिक के। उस टाइम काफी बड़े बड़े शो बनना स्टार्ट हुआ था। चार्ली चैंपियन, क्रेड कार्बो जैसे एक्टर सुपरस्टार बन रहे थे। वही टाइम था जब एलियंस वर्ड का यूज आउटसाइड यानी हमारे अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट्स के क्रिएचर को शो कराने के लिए किया गया था। इस टाइम की कई साइंस फिक्शन स्टोरीज में एलियंस वर्ड यूज होना स्टार्ट हो गए थे। मार्सियंस के बारे में किसी न किसी से जरूर सुना होगा, वही जो मार्स पे रहते थे। 1898 में H.G. वेल्स ने अपने नॉवेल में मार्सियंस के बारे में लिखा था।
से उनकी बुक द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में 1930s में यह बुक काफी पॉपुलर हो गया था। फिलहाल अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन इसके 8 साल बाद यानी कि 1938 में कुछ ऐसा होता है जो कि इतिहास में सबसे बड़ा प्रैंक कहलाता है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, पुलिस को बहुत सारे कॉल्स आने लगे, यह कह करके एलियंस ने अटैक किया है। सो क्या हुआ था उस दिन यार, ये बहुत फनी भी है और खतरनाक भी है। अब आते हैं 1938 में, लेकिन उससे पहले एक सवाल है तुमसे, क्या तुम कभी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुने हो? कोई डेट था 30 अक्टूबर और ऑर्सन वेल्स एक जाने माने फेमस फिल्म डायरेक्टर ने एक ब्रॉडकास्ट प्लान किया था। उस टाइम के रेडियो चैनल CBS के साथ, जो कि बहुत पॉपुलर चैनल था। H.G. वेल्स के नॉवेल द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स को ऑर्सन वेल्स ने रिक्रिएट किया था। इसके एक लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट जैसे बनाया गया, जिसे बताया गया कि मार्च से एलियंस न्यू जर्सी पर अटैक कर रहे हैं। इसे फेक न्यूज बुलेट लाइन इमरजेंसी अनाउंसमेंट के स्टाइल में बनाया गया था, जो तब के रेडियो न्यूज जैसा लग रहा था। उस टाइम टीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही सबसे बड़ा न्यूज सोर्स था। लोगों को लगा कि यह रियल न्यूज है, फेक नहीं। रेडियो में इंस्ट्रक्शंस और इमरजेंसी अलर्ट यूज हो रहा था, जिससे लोग काफी डर गए थे और पैनिक हो गए थे। बहुत लोग घर छोड़ के भाग गए थे। ये कुछ ऑडियो क्लिप्स है उस ब्रॉडकास्ट का, तुम सुन सकते हो। Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. The whole field's caught up by the woods and fires. जब लोगों को पता चला कि यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक था, तब तक बहुत बड़ा इशू बन गया था। नेक्स्ट डे काफी न्यूज चैनल्स इसे कवर करने लगे थे। ऑर्सन वेल्स को लोगों से माफी मांगना पड़ा था, लेकिन वो बहुत फेमस भी हो गए थे। साथ ही में CBS को कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा था। आज भी यह प्रैंक रेडियो हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रैंक माना जाता है और यहीं से स्टार्ट हुआ था एलियंस की अनसुनी जर्नी, जो आज तक जारी है। इस प्रैंक के ठीक 2 साल बाद यानी कि 1940 में अमेरिका में फ्लाइंग सॉकर्स क्रेज शुरू हो गया था। एक उड़न तस्वीर देखी, वो ठीक वहाँ से शू करके वहाँ तक गई। उस चीज के बारे में और क्या बता सकते हैं? वो बहुत बड़ी थी, हाँ, और वो थोड़ी सी डगमगा भी रही थी, जैसे टूट गई। और उसके बाद एक गाड़ी की तरह लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने तस्वीर ली। लोगों ने आसमान में अजीब ऑब्जेक्ट देखने की बात करना शुरू कर दी थी। हर कोई यही कहता कि मैंने UFO देखा है या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ से नहीं था। ये बात वायरल रही थी। उस टाइम यह खबर मीडिया में भी चलती चली गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था, जब रॉकेटरी और एडवांस टेक्नोलॉजी का क्रेज बढ़ रहा था। लोग सोचने लगे थे कि शायद ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं। इस टाइम पर काफी कल्चर इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़ा था। हॉलीवुड ने काफी साइफाई फिल्म्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो एलियंस को पॉपुलर बनाया और लोगों के माइंड में एलियन का कॉन्सेप्ट बनने लगा था। फिर ठीक 7 साल बाद 24 जून 1947 को आता है हमारा पहला एलियन केस, जिसका नाम था केनेथ आर्नोल्ड केस। लेकिन रुको यार, पहले ये सोचो कि जब तुम UFO के बारे में सोचते हो तो कैसा फिगर तुम्हारे माइंड में बनता है? एक राउंड से बॉडी, उसके ऊपर हाल खून जैसा स्ट्रक्चर और फिर बॉटम में 3-4 स्टैंड, ऐसा कुछ। केनेथ जो कि एक अमेरिकन पायलट था, जो वॉशिंगटन स्टेट के पास माउंट रेनर के ऊपर से अपना प्राइवेट ट्रेन उड़ा रहा था। उसने आसमान में 9 अजीब ऑब्जेक्ट देखे जो तेजी से उड़ रहे थे। केनेथ ने कहा कि वो सॉकर लाइक शेप के थे। पॉइंट भी नोटेड, मैंने सॉकर वाली बात पहले ही बोला था। और इसका सिंपल मीनिंग होता है उड़ता हुआ थाली या प्लेट। केनेथ ने कहा कि वह मून जैसे दिख रहे थे। उसने एस्टिमेट किया कि वह 1200 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, जो उस टाइम किसी भी एयरक्राफ्ट से ज्यादा की थी। उसका कहना था कि ऑब्जेक्ट पानी पर पत्थर मारने जैसा स्किप कर रहा था। साइंटिस्ट और US आर्मी ने कहा कि हेलुसिनेशन या किसी और एयरक्राफ्ट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन केनेथ का मानना था कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट ही था। केनेथ आर्नोल्ड के इस साइटिंग के बाद फ्लाइंग सॉकर टर्म बहुत फेमस हो गया था। मीडिया वालों ने इस फर्ज को पकड़ लिया था और इसका खूब यूज किया। UFO हिस्ट्री का पहला वाइडली पब्लिसाइज्ड साइटिंग भी बन गया था। यह 1940 के समय फ्लाइंग सॉकर क्रेज को इसने बहुत बढ़ावा दिया था। इसके थोड़े दिन बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिसका कनेक्शन एरिया 51 से भी किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रॉसवेल इंसिडेंट की। न्यू मैक्सिको के एक जगह एक रैंचर अपने फील्ड में कुछ अजीब देखता है, एक बहुत बड़ा मेटल का पीस। उसके तुरंत बाद वह बहुत मिलिट्री पहुंच जाती है और उस ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले जाती है। पहले मिलिट्री वाले ने कहा कि वह एक फ्लाइंग डिस्क का क्रैश था, लेकिन कुछ घंटों बाद वह अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वेदर बलून का क्रैश था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि उसमें बहुत सारे एलियंस थे और वह एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसका क्रैश हुआ था। लेकिन आखिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी क्यों? देखो यार, लोगों को चाहिए मजा और फेम। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लोगों ने इसे एरिया 51 से भी कनेक्शन जोड़ा था। कहना था कि रॉसवेल में जो स्पेसक्राफ्ट था वह एलियंस निकले थे और उन्हें मिलिट्री एरिया 51 में रिसर्च के लिए ले गई।
कुछ नोटिस करने वाली बात यह है कि रॉसवेल इंसिडेंट 1947 में हुआ था, एरिया 51 एस्टेब्लिश 1955 में हुआ था। तो इतने दिन एलियन कहाँ थे? ओहियो में। तो थ्योरी यही है कि इतने दिन वो राइट पेटेंसन एयर फोर्स बेस जिसे ओहियो कहते हैं, वो इतने दिन वही थे। अब एलियंस की बात कर रहे हो और एरिया 51 का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में एक हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री बेस है। ये लास वेगास के नॉर्थ में एक रिमोट जगह पर लोकेटेड है। ये फेमस 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद हुआ। कई लोगों ने कहा था कि यहाँ उन एलियंस की बॉडी रखी गई थी जो उन एक्सीडेंट में मिला था। 80s और 90s में एरिया 51 बहुत पॉपुलर होने लगा था। जब 1989 में बॉब लेजर नाम के एक आदमी का कहना था कि उसने एरिया 51 में एलियंस यूएफओस देखे, उन पर काम किया। इट्स मीन वो वहाँ एक साइंटिस्ट के रूप में काम करता था। Obviously, the ET craft do exist. Something had to build them, so there must be aliens. बॉब ने यह भी बताया कि वहाँ एक एलिमेंट 115 यूज होता था, जो एक एडवांस फ्यूल सोर्स है जो एलियन यूज करते थे अपने एयरक्राफ्ट में। So back to our power source. Inside the reactor, element 115 is bombarded with a proton, which plugs into the nucleus of the 115% efficient thermoelectric generator. This is a device that converts heat directly into electrical energy. वैसे गवर्नमेंट ने इसे डिनाई किया, लेकिन लोग आज भी मानते हैं कि बॉब सही था और वहाँ एलियंस पर रिसर्च होती है। 2019 में तो एक ट्रेंड बना था कि लोग एरिया 51 में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बस एक मेम बनकर रह गया। इसके बाद 1961 में एक फेमस केस आया जिसमें कपल बर्नी एंड बेंटले हिल ने क्लेम किया कि उन्हें एलियंस ने अडॉप्ट कर लिया था, इट्स मीन किडनैप किया था। उन्होंने कहा कि वह जब ड्राइव कर रहे थे तो एक तेज रोशनी उनके विंडशील्ड पे पड़ी। दूर से उन्होंने जब देखा तो वो एक स्पेसक्राफ्ट था, उस पर एलियन थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एलियंस ने उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में ले गए, उन पर रिसर्च किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। सबूत के तौर पे वो अपने डैमेज कार दिखाते हैं और फिर क्या, वो भी पॉपुलर हो गए, उन्हें फेम और पैसा दोनों मिला। I received a copy of the radar report from Pease Air Force Base, where they had tracked an unidentified craft at 2:14 a.m. just about the time we estimate that the UFO left. We went back and we found the spot where we were captured. It was not a fantasy. It was a real experience. And I believe that I have enough evidence to establish that. तुम सोच रहे होगे कि मैंने इतना सारा स्टोरी सुनाया लेकिन एक भी अपनी थ्योरी नहीं दी। मैं क्या बोला यार, अगर तुम स्टोरी ध्यान से सुने होगे तो तुम्हें एक फ्लो नजर आया होगा। अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं हूं ना, जस्ट वेट एंड वॉच। हमारे पास ऐसे भर भर के वीडियो फुटेजेस हैं जिसमें ये बताया गया है कि एलियंस है, यूएफओ है। 1947 से 2004 तक हमारे पास कई सारे वीडियो फुटेजेस आ गए थे जिसमें एलियंस दिखाया गया था या यूएफओ शो किया गया था। लेकिन 2004 के बाद एक भी ऐसा फुटेजेस या वीडियोस हमें नहीं मिला, और मिला भी तो ब्लरेड या ऐसा जो देखने में ही फेक लगे। सो क्या एलियंस तब तक आते थे अर्थ पर जब तक टेक्नोलॉजी और कैमरा इन्वॉल्व नहीं हो गया था? 2004 से पहले कई सारे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्स और ब्लर्ड वीडियोस हमारे पास हैं जिसे खुद गवर्नमेंट ने पोस्ट किया था। एग्जांपल में 2004 का ये सबसे फेमस इंसिडेंट जिसे टिक टैक नाम दिया गया था। ये वाला टिक टैक नहीं, ये वाला टिक टैक। यूएस नेवी के फाइटर पायलट डेविड फ्रेवर और एलेक्स टेट्रिच को एक अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ट्रैक करने का ऑर्डर मिला जो रडार में डिटेक्ट हो रहा था। जब पायलट वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक वाइट ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर 50 फीट की हाइट पे तेजी से मूव कर रहा था। यह ऑब्जेक्ट 40 फीट लंबा था, बिना विंग्स या इंजन के दिख रहा था। हम ये जानते हैं कि किसी भी प्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए विंग्स, रोटेटिंग ब्लेड और लिफ्ट फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट में तो इंजन ही नहीं था, फिर भी बहुत तेजी से मूव कर रहा था। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर नॉर्मल फिजिक्स को लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा था। कभी एक जगह पर स्टैटिक रहता तो कभी बिना किसी इनर्शिया के एकदम फास्ट एक्सेलरेट कर जाता। पायलट ने बोला कि जब उन्होंने चेस करने की कोशिश की तो वो 1 सेकेंड में उनसे दूर चला गया। ये इसलिए भी इतना फेमस हुआ क्योंकि उस टाइम के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को वो पीछे छोड़ रहा था। ये 0 से मैक 5+ स्पीड तक बिना किसी इनर्शिया इफेक्ट के पहुंच गया। ये बिना किसी प्रोपल्शन सिस्टम के हवा में फ्लोट और जूम कर रहा था। रडार और सेंसर ने कोई हीट एग्जॉस्ट नहीं डिटेक्ट किया। ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर भी स्मूथली मूव कर रहा था जैसे कोई सबमरीन हो। पेंटागन ने इस वीडियो को 2017 में पब्लिकली रिलीज कर दिया था, जिसको तुम यहाँ देख सकते हो। My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude.